नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का हिंदी ग्रामर के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। जी हाँ साथियों, हिंदी ग्रामर की लाइव क्लास स्टार्ट कर दी गई है। यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है, लाइव क्लास बाय जयसवाल सर। इस लाइव क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे और इस लाइव क्लास में आपका जानेंगे कि इस 20 में से आपका स्कोर कितना है, आपका फीडबैक कितना है। तो चलिए सभी मित्र, सभी शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी लाइव क्लास पर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सारे, ठीक है। सभी यहाँ पे सारे बच्चे, सारे भाई बहन, ब्रदर सिस्टर सभी लाइव आ जाएं ताकि हम आपका फीडबैक जान सकें कि टॉप 20 में से फीडबैक क्या है। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आगामी लगभग हिंदी ग्रामर के 500 प्रश्न हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, पूरा संपूर्ण निचोड़ टोटल लाइव क्लास करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। देखिए, भाषा के लिखित रूप में जो बात बताते हैं, बोलकर, लिखकर, ए व बीनों, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा आप लोगों का, ठीक है, कमेंट करने के लिए। तो भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, क्या बात बताते हैं? तो लिखकर बात बताते हैं, क्योंकि लिखित रूप है तो लिखकर ही बात बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। भारत की राष्ट्रभाषा है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? सभी कमेंट करके बता दीजिएगा। जी हाँ, सभी जानते हैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बी ऑप्शन जिन्होंने कमेंट किया है, मैं देखिए सभी का कमेंट देख पा रहा हूँ, ठीक है, सभी का कमेंट देख रहा हूँ, कौन कौन कमेंट कर रहा है। चलिए, व्याकरण भाषा के बताता है। स्क्रीन पर मैं अभी कमेंट को शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे क्या है, डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, क्वेश्चन साफ तरह से दिख नहीं पाते हैं। तो व्याकरण भाषा के बताता है, तो व्याकरण भाषा के नियम बताता है, काम बताता है, एवं भी दोनों बताता है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। आपके अपठित गद्यांश पद्यांश से इसी प्रकार के ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्याकरण भाषा के क्या बताता है? तो व्याकरण जो है भाषा के नियम बताता है। क्या बताता है? नियम बताता है। पहला ऑप्शन जिन्होंने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, व्याकरण की अगर बात करें, व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा के शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हों। किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण ग्रामर कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने, बोलने के निश्चित इसमें नियम होते हैं, ठीक है। तो व्याकरण हमारी वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पुष्प कौन सा शब्द दिया गया है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आज टोटल कुल 20 प्रश्न ही कर रहे हैं, ठीक है। और इस 20 प्रश्न पर जो है आप लोगों का फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स ओपन है, सभी कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए, कितना आपका कमेंट आ रहा है, 20 में से कितना स्कोर आ रहा है। तो पुष्प जो है कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो पुष्प शब्द हमारा क्या होता है? तत्सम होता है। और अगर इसका तद्भव पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? फूल। पुष्प शब्द का तद्भव पूछा जाए तो फिर क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। ऊ और ऊ उच्चारण स्थान है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है उच्चारण स्थान दंत है, कंठ है, ओष्ठ है या ओंठों हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान सभी बताइएगा, सभी कमेंट कीजिए। लाइव क्लास चल रही है, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे ग्रुप्स पर। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान जो कहलाते हैं वह हमारे ओंठ कहलाते हैं। उच्चारण स्थान जब भी पूछा जाए कहीं पर, एक बार वही उच्चारण अपने मुख के द्वारा तुरंत कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ऊ और ऊ करेंगे, दोनों ओष्ठ खुल जाते हैं, ठीक है। तो अर्थात ओष्ठ नहीं, यहाँ पे ओंठों करना है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ए, ऐ, ओ, औ कौन सा स्वर है? आपका हर्ष है, दीर्घ है, संयुक्त है या इनमें से कोई नहीं।
कौन सा स्वर है, सभी कमेंट कीजिएगा। ए, ऐ, ओ, औ, ये जो स्वर कहलाते हैं ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कैसे स्वर हैं आपके, संयुक्त स्वर हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन से संयुक्त स्वर आपके 5 हैं, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि, ये 5 जो संयुक्त स्वर हैं। देखिए वर्णमाला की परिभाषा क्या है, सभी जानते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, ई, उ, आ, ई, वा, चा, का, खा इत्यादि, इनको क्या है, खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ण जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण अगर समझें कि मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं। राम और गया में कितनी, 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किया जा सकता। कैसे, रा धन, आ धन, मा धन, आ, राम, ये 4 मूल ध्वनियाँ हो जाती हैं। और गया में भी 4 ध्वनियाँ हैं, कौन से, गा, आ, या और आ, 4 ध्वनियाँ होती हैं। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है और लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में टोटल 52 वर्ण है। ठीक है, चलिए सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, आपका फीडबैक कमेंट जरूर पढ़िए। देखिए वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, साधारण भाषा में अगर समझें तो। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा में 2 वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर जिसे हम कहते हैं और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर की बात करें, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कहते हैं मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बलवान हूँ, मुझे किसी आवश्यकता नहीं है किसी को। मान लीजिए 50 किलो की सीमेंट की बोरी है, उसको उठाना है। एक व्यक्ति आप में से कहता है कि मैं बलवान हूँ, मुझे किसी की, ठीक है, सहायता की आवश्यकता नहीं है, हेल्प की आवश्यकता नहीं, मैं इसको उठा सकता हूँ, तो वह कौन सा कहलाएगा, स्वर कहला जाएगा। ठीक है, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है वह स्वर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसके उच्चारण में क्या होता है, स्वर्ण में कंठ तालु का भी उपयोग होता है, जीभ ओंठ का नहीं होता है। ठीक है, कंठ और तालु का उपयोग किसमें, स्वरों पर होता है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, देख लीजिएगा, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आहा, ऋषि, रे। ठीक है, ये हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर हो गए। स्वर के भेद 2 होते हैं, कौन सा होता है भैया, मूल स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई, छोटा बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ। ठीक है, तो आ, ई, उ, ए, औ। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त स्वर आय होता है, आ धन ए मिलके आपका बनता है, और औ होता है, आ धन औ मिलके औ बनता है, ये होते हैं संयुक्त स्वर। मूल स्वर के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त होता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं, सभी बताइएगा। मात्राएं जो हैं कितने प्रकार की होती हैं। मात्राएं साथियों सभी लोग बताइएगा, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 7 प्रकार की, सभी कमेंट कीजिएगा। मात्राएं साथियों 3 प्रकार की होती है। ग्रामर सभी से बनता है, लेकिन कहते हैं ना, ग्रामर को अगर रिवीजन नहीं किया गया तो सब पे मटिया मेट हो जाता है। ग्रामर का रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। ग्रामर कहती है कि मुझे उलटते पलटते रहो, हफ्ते 10 दिन में या दिन में कम से कम 10-15 मिनट हमें देखते रहो। तो मात्राएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, ये 3 हमारी मात्राएं होती हैं। 8वां प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, सभी कब बताइएगा, 22, 10, 33, 30। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल कितनी होती है साथियों, सभी बताइएगा, कमेंट कीजिए। टोटल हमारी कितनी होती हैं, 33 होती है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है कि हिंदी व्यंजन वर्णों की संख्या हिंदी में टोटल 33 होती है। ठीक है, और परंतु ये भी ध्यान देना, इसमें द्विगुण व्यंजन आपके
अंगा और रा को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर इनकी संख्या 35 हो जाती है। इसके अलावा भी 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छत्र, छा, छत्री का, त्रा, त्रिशूल का, ज्ञा, ज्ञानी का, आपके ठीक है, श्र की बात करेंगे। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है कावर का उच्चारण स्थान बताइए। सभी लोग बताइएगा कावर का उच्चारण स्थान। का, खा, गा, घा, ये 5 जो होते हैं कावर्ग कहलाते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है? तो का, खा, गा, घा आप देखेंगे कंठ पर हमारा बल पड़ रहा है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो कंठ पर बल पड़ रहा है, मतलब यह उच्चारण स्थान का कावर का क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। का, खा, गा, घा, ठीक है। चले अगला प्रश्न दिया गया कि पावर का उच्चारण स्थान क्या होता है। सभी लाइव चल रही है क्लास, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ जायसवाल सर, प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई बहन का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। जी हाँ, पावर्ग का उच्चारण स्थान क्या है सभी बताइएगा। पावर्ग, पावर्ग सभी लोग पहचानते होंगे। पा हो गया, पा, फा, बा हो गया, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो वर्ण कहलाता है, ये जो वर्ग होता है पावर का, वह क्या कहलाता है? ओष्ठ कहलाता है। पा, फा, बा, देखिए ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो बोलिएगा टा, था, दा, धा, ठीक है। तो देखेंगे मूर्धा। टावर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका मूर्धा हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? टाठा, डाढ़ा, आड़ा, ये क्या हो जाएगा? मूर्धा कहला जाते हैं। अगला है चावर का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों? सभी कमेंट करके बताइएगा। तो चावर का जो उच्चारण स्थान होता है, तालु होता है, ओष्ठ होता है, कंठ होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो चावर का जो उच्चारण स्थान होता है ताल होता है। चा, छा, देखेंगे जो जिह्वा है आपके ताल जो होता है ऊपर के मुख का ऊपर का भाग, उसमें टच होता है, ठीक है, स्पर्श कर रहा है। तो चावर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, ठीक है। चले अगला प्रश्न देख लेते हैं। पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान क्या है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था कि पावर का कौन कौन सा आता है, ठीक है। तो पावर का कौन कौन सा आता है? ओष्ठ की बात कर रहे थे कि पावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान क्या है, या पावर का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ ही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? सभी बताइएगा। जी हाँ, अंतस्थ व्यंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं साथियों वह कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग बताइएगा। तो अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए अंतःकरण से उच्चारित होने वाले या, रा, ला और वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन हो गए? या, रा, ला, वा। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजन के मध्य हो उन्हें ही अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को कहा जाता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सभी बताइएगा। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा शब्द है? कुलीन, नमक, कृपा, जाति। देखिए साथियों, संज्ञा से बने हुए विशेषण शब्द जो है ये आपका कुलीन हो जाएगा। यानी कि अगर इसको समझें, परिभाषा समझ लीजिए, सरल शब्दों में समझें कि किसी भी व्यक्ति वस्तु को उसकी विशेष बात से दर्शाना विशेषण कहलाता है। क्या दिया गया है? कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु को उसकी विशेष बात से दर्शाना विशेषण या एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला है। हरा पेन, पेन कैसा है? हरा है। ईमानदार आदमी, आदमी कैसा है? ईमानदार है। 2 लीटर दूध, दूध कितना है? 2 लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जैसे कुलीन मतलब अच्छे कुल वाला व्यक्ति, कुलीन, तो इसमें संज्ञा से बना हुआ विशेषण कुलीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काला, हरा, ईमानदार, 2 लीटर विशेषण है जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। और ये ध्यान देना है कि विशेषण संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। जैसे सफ़ेद कुत्ता, विशेषण क्या करता है? संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है।
अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से जो है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण सभी बताइएगा। जापान, गुणी, दान, जाति। तो जानते हैं, देखिए जापान में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण हो, जाति में भी नहीं है, दान में है। गुणी, व्यक्ति कैसा है, गुणी है, गुणवान है, तो गुणी यहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञा से बना हुआ विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। उल्टा करते हैं, अब देखते हैं आपका कमेंट क्या आता है। नमकीन, दयालु, धनवान, फुर्ती। देखिए पहले नमक दिया गया था तो नमक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं था, लेकिन नमकीन हो गया तो यह क्या हो जाएगा, संज्ञा से बना हुआ विशेषण हो जाएगा। दयालु दिया गया है तो दयालु भी आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा से बना हुआ विशेषण हो जाएगा। तो हमारे नमकीन और दयालु हो गए। धनवान, धनवान के कौन कहलाएगा, जिसके पास पैसा होगा, ठीक है, तो धनवान भी आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा से बना हुआ विशेषण हो जाएगा। लेकिन फुर्ती शब्द जो है, फुर्तीला अगर दिया होता तो फुर्तीला जो है आपका संज्ञा से बना हुआ विशेषण हो जाता, लेकिन फुर्ती बस जो है आपका संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा संज्ञा से बना हुआ विशेषण फुर्ती वाला जो है नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। सभी बताइएगा, सभी कमेंट कीजिए, लाइव क्लास से जुड़ जाइएगा। देखिए बाद में अगर अभी आए हैं लाइव क्लास में तो फिर ये वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा अगर 20 में आए हैं। और डेली हम लाइव क्लास करेंगे हिंदी ग्रामर की, ध्यान कर लीजिएगा। कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। देखिए क्या क्या दिया गया है, अपमानित, नियमित, वार्षिक और अपमान, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण आपका अपमानित है, नियमित है, वार्षिक है, लेकिन जो अपमान शब्द दिया गया है, अपमान शब्द यह संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ठीक है, अपमानित, नियमित, वार्षिक, अपमान नहीं, अपमानित हो जाएगा, लेकिन आपका क्या है, अपमानित होगा, अपमान नहीं होगा, संज्ञा से बना हुआ विशेषण, इसलिए डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 19वां प्रश्न है जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अब आप लोग कमेंट भी कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ गए हैं। इच्छुक हो गया, प्यास हो गया, पशु हो गया, संतोष हो गया। तो देखिए संज्ञा से बना हुआ विशेषण बताना है। इच्छुक, इच्छुक क्या हो जाएगा, यहाँ पे संज्ञा से बना हुआ विशेषण हो जाएगा, लेकिन प्यास नहीं हो जाएगा, ना ही पशु होगा, ना ही संतोष हो गया है। ठीक है, तो इच्छुक की बात कर रहे हैं, इच्छुक यहाँ पे संज्ञा से बना हुआ विशेषण हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न है, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे आपका। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। जी हाँ, अब संज्ञा छोड़कर सर्वनाम पर आ जाइए। सर्वनाम से बना हुआ विशेषण बताना है। जी हाँ, सर्वनाम से बना हुआ विशेषण बताइए, सभी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सर्वनाम से बना हुआ विशेषण, मैं, वह, कोई, तेरा। तो संज्ञा सर्वनाम सभी लोग पढ़ चुके होंगे, संज्ञा सर्वनाम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। संज्ञा जिन विकारी शब्दों को किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है जातिवाचक, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक, और तीसरा होता है भाववाचक, और चौथा होता है समूहवाचक, पांचवा होता है द्रव्यवाचक। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञा। ठीक है, और सर्वनाम की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिसमें आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होता है। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तीसरा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और छठवां होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका दिया गया है, तो 13 जो शब्द है सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कहला जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मॉक क्वेश्चन की। सर्वनाम से बना हुआ विशेषण आइए समझ लेते हैं। पहले ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करते हैं, जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मॉक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
आज के लाइव क्लास में आप सभी का मॉक क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। चालू, कमाऊ, समझना, पठित। जी हाँ, क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, सभी बताइएगा कौन सा नहीं होगा। और टॉप 20 में से लाइव क्लास में आपके हिंदी ग्रामर के आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, नीचे जो है कमेंट बॉक्स में सभी बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा, ठीक है। कितने टोटल हमने क्वेश्चन किए हैं, टोटल 20 क्वेश्चन किए, और 20 में से आप लोगों का जो भी फीडबैक हो नीचे कमेंट बॉक्स बनाइए। जी हाँ, बेफिक्र कमेंट कीजिए, सभी कमेंट कीजिए, चक्री चलती जाएगी, आपको कमेंट करते जाना है। जी हाँ, चलिए मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलूंगा आपके नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।